महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर मारपीट के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब डोंबिवली में एक्सक्यूज मी बोलने को लेकर मराठी और उत्तर भारतीय लोगों में जबरदस्त विवाद शुरू हुआ। आपको बता दें कि पूनम अंकित गुप्ता नाम की एक महिला को आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने बेरहमी से पीटा है। तस्वीरें देखिए जरा। झगड़े की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि महिला ने अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी कह दिया था, लेकिन आरोपी ने उसे मराठी में बात करने के लिए कहा और इस पर बहस छिड़ गई। मारपीट तक नौबत आ गई। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस मामले में विष्णुनगर थाना पुलिस ने दोनों ही महिलाओं की ओर से शिकायतें मिलने के बाद 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। हालांकि पीड़ित परिवार इस मामले में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। हमने भी पुलिस चौकी में कंप्लेंट दिया है और 9:32 का टाइम था। हम अपने बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे, बिल्डिंग के एग्जैक्ट नीचे, और वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसको बोला एक्सक्यूज मी बोलते बराबर वो पलटी होके गाड़ी के पीछे में बैठी थी, छोटा सा बच्चा लेके 9 महीने का, और मेरे आगे दीदी एक गाड़ी चलाती गीता चौहान। उसका चेहरा उसने नोच लिया और बोला मराठी मत ही बोली। दीदी बोली मराठी में नहीं बोलूंगी। उसने मेरा गाड़ी पे मैं बोली पुलिस चौकी फोन लगाती, उसने मेरा गाड़ी पे ही हाथ मोड़ दिया। हाथ मोड़ दिया उतने में हम नीचे उतरे तो उसके परिवार वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो वो लोग सब हम लोग को मारने आ गए। और फिर हम लोग 2 ही लोग थे। हमने भी कोशिश किया, प्रयत्न किया, और उन लोग ने हमको मारा, बहुत मारा। मगर हमने उसका रिकॉर्डिंग भी हमने डाला है, पुलिस में शिकायत किया। उसमें 4 समाजवादी पार्टी लखनऊ में होली और ईद मिलन कार्यक्रम के जरिए सियासी तौर पर एक नए नारे को इजाद करती दिख रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है के नारों को काट भी ढूंढती दिख रही है। नारा क्या है? नारा है आओ गले मिलें। तस्वीरें क्या हैं वो अब आप देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे और तमाम समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, उनके धर्म गुरुओं से, उनके वरिष्ठ लोगों से मिलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर सिख समुदाय के जो हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और तमाम लोगों से ये मुलाकात कर रहे हैं। ये शायद एक केवल मुलाकात नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव उन सब से मुलाकात कर एक तौर से सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी, सपा सांसद अयोध्या से अवधेश प्रसाद, और यहाँ पर आप देखें तो म्यूजिशियंस और जो सिंगर्स हैं उनसे भी यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ा सियासी संदेश देने की कवायद यहाँ से अखिलेश यादव की है, जहां वो सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो बीजेपी की काट है उसको ढूंढने की एक कोशिश यहाँ करते दिख रहे हैं। जहां शिवपाल सिंह यादव, मौलाना फरंगी महली, सुफियान निजामी, तमाम हिंदू धर्म के गुरु, तमाम सिख और ईसाई धर्म के वरिष्ठ लोग वो यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा कि जो इस वक्त यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और अखिलेश यादव का स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आओ गले मिले का जो सियासी संदेश है उसके जरिए यहाँ पर सियासी तौर से समाजवादी पार्टी एक संदेश देने की जरूर कोशिश करे। अब देखना यह है कि आओ गले मिलें क्या बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो नेक है पर हावी होता है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले वक्त में जरूर बताती नजर आएगी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, पारित तो हो ही गया है, फिर अब जिस तरीके से प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट से कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह से ये हिंसा हो। हमारा देश गांधी के विचारों का देश है, हमारा देश गांधी के विचारों का देश है और गांधी के विचारों से चलेंगे। और संविधान के साथ ये पूरा का पूरा खिलवाड़ हुआ है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो लड़ाई उस तरीके से लड़े, ना कि लड़ाई को इस तरीके से लड़ेंगे
जिसके अंदर अपना ही नुकसान कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने डिफेंड किया है ये वक्त अमेंडमेंट एक्ट को और उन्होंने कहा है कि नेसेसरी था न्यूट्रलाइज करना जितने भी चेंजेस कांग्रेस ने यूपीए ने किए थे, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट करी गई थी। इस चक्कर में आप सारी प्रॉपर्टी हमारी हड़प करके पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट को कब तक बोलते रहोगे? आपने सारे हड़पने की बात करी। आप एक जगह बता दो, आपने किसी पसमंदा मुसलमान को रोजगार की बात करी हो, आपने पसमंदा मुसलमान के शिक्षा की बात करी हो, आपने जो हमारे इंस्टीट्यूशन है तबाह बर्बाद कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए खत्म करना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उसके आगे मुस्लिम लिखा हुआ है, मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप देने को आप तैयार नहीं हो। आप बता रहे हो कि हमने काम कर दिया। क्या काम कर दिया आपने? इससे 12,000 करोड़ रुपया मिल जाता 2006 में, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। आज 50,000 करोड़ की आमदनी हो इस प्रॉपर्टी से, अगर हमारी प्रॉपर्टी का प्रबंधन सही हो। ये 50,000 करोड़ की आमदनी ही खटक रही है, इसको खाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। जिस तरीके से रेजोल्यूशन कांग्रेस ने निकाला है हमारे सरदार, क्योंकि सरदार पटेल की लेगेसी के ऊपर तो भाजपा भी काफी पुरजोर अपनी कोशिश की थी, और अब कांग्रेस हमारे सरदार को लेके जो सरदार तो हमारे ही थे, इनके थे कहाँ? इनके नहीं थे सरदार, इनके थे गॉड से। इनके सरदार कहाँ थे? इनके थे गॉड से। इनके थे वो लोग जो जिन्ना के साथ हाथ मिला करके घूम रहे थे। इनके हमारे साथ नहीं घूम रहे थे। हमने कभी नहीं कहा कि हमें जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकारें इन्होंने बनाई, हमने नहीं बनाई। देश का बंटवारा करवाने वालों के साथ ये खड़े थे, हम नहीं खड़े थे। माफीनामे ये लिख करके जेल से छुटका रहे थे, हमारे लोग तो फांसी के फंदे चूम रहे थे। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वक्त अमेंडमेंट बिल को जो वायलेंस हो रहा है, उन्होंने बोला है कि मैं अब वेस्ट बंगाल को बंटने नहीं दूंगी। नहीं तो आप एक बात बताइए, वक्त अमेंडमेंट बिल फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी हमला है। आप पूरे के पूरे संविधान को रौंदना चाहते हो। स्टेट कंसर्न मैटर सारे स्टेट के होते हैं, लैंड कंसर्न मैटर सारे स्टेट के होते हैं। आपने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचा गच्ची बाउली में 400 एकड़ भूमि को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दुनिया के सबसे ऊंचे वॉच टावर के साथ 2000 एकड़ के इको पार्क का प्रस्ताव मिला है। इस योजना में विश्वविद्यालय की भूमि का इस्तेमाल करना और परिसर को शिफ्ट करना शामिल है। आलोचक इस विचार को मुख्य भूमि विवाद से ध्यान भटकाने वाला बता रहे हैं। ये जगह एक प्रस्तावित परियोजना के बाद विवाद का विषय बन गई है, जिससे नाराज विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने हरियाली को हो रहे नुकसान का विरोध किया और भूमि अधिग्रहण की वैधता पर सवाल उठाए। पर्यावरणविदों ने इस लड़ाई में शामिल होकर इलाके की समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डाला। पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने वाले याचिकाकर्ता उदय कृष्ण ने कहा कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूमि को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी थी। The reason to go to court was we did not find any other alternate. The government's intentions were very clear to go ahead with, they didn't want to recognize that, they didn't want to acknowledge that there is a forest there or a deemed forest there. They didn't want to acknowledge that there are any animals there. They still don't acknowledge that animals are there. So going by the stand that they have taken, it was quite sure that they're going to go and clear the land, so that we had no other option but to go to the court and seek for the justice. उस्मानिया विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और वरिष्ठ पर्यावरणविद पुरुषोत्तम रेड्डी ने कहा कि ये भूमि अहम पारिस्थितिक मूल्य रखती है और कई प्रजातियों का आवास है। Basically, the damage is because of the reduction of the habitat. We have to understand that these 400 acres is adjoining the remaining area of the university, and this 400 plus another 1,000, all that is a wonderful forest ecosystem, and there is a lot of wildlife, and there is a free movement of the birds and the animals. So if we are reducing the habitat by 400 acres, it means that it's going to be a राजनीति के कई रंग हैं। कुछ रंग समाज के ताने बाने को भंग कर देते हैं, कुछ रंग समाज में नफरत की दीवार को भाईचारे की चित्रकारी से भर देते हैं। आज राजनीति के ऐसे ही दो रंगों पर समाज पर पड़ने वाले असर पर हम दस्तक देंगे।
पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई, नफरती भाषण दिए गए, लेकिन न स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो किया, जो कहा, वो आज देश के हर भारतवासी को सुनना चाहिए, क्योंकि बंगाल की धरती से ममता बनर्जी ने नफरत की राजनीति पर करारी चोट की है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा हुई, आगजनी हुई, नफरती बयानबाजी हुई, लेकिन हिंसक सोच से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अहिंसा का हथियार अपनाया। आक्रोश और विरोध को शांत करने के लिए भड़काने और उकसाने वाली राजनीति पर चोट की, लेकिन नागपुर में हुई हिंसा से पहले और बाद में सत्ताधारियों ने उकसाने और भड़काने वाली सोच का समर्थन किया। नतीजा यही हुआ कि औरंगजेब विवाद से दंगे में बदल गया, माहौल बिगड़ गया। आज देश को राजनीति के दो रंग का फर्क समझना चाहिए। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ये क्या यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंसा की यही सोच उस वक्त समाज के लिए घातक बन जाती है जब उसमें उकसाने और भड़काने वाली राजनीति का कल ईद मिलन समारोह में गए तो इसे विपक्षी डैमेज कंट्रोल सियासत बताने लगे। वक्फ कानून पर जेडीयू के समर्थन के बाद से पार्टी के कई मुस्लिम नेता खफा हैं। एक जेडीयू नेता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए तो दावा है कि नीतीश मान मुनव्वल में जुटे हैं। कल नीतीश ईद मिलन समारोह में पार्टी के मुस्लिम नेताओं से गले मिले। इससे पहले भी नीतीश इफ्तार पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन तब ज्यादा मुस्लिम नेता नहीं आए थे। तो क्या अब एक बार फिर नीतीश ने मुसलमानों को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है? ईद मिलन समारोह में नीतीश के जाने को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश तो हमेशा जाते रहते हैं, अब ईद पर वो व्यस्त थे इसलिए पार्टी बाद में रखी गई। त्योहार का समय है, खालिद भाई इफ्तारी करना चाहते थे, इफ्तार की पार्टी करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि साहब उस समय काफ़ी व्यस्त थे और बहुत जगह से ऑलरेडी हमारे इरशादुल्लाह साहब के यहाँ, अब्बास साहब के यहाँ, जमा खान साहब के यहाँ, सबके यहाँ कार्यक्रम हो चुका था। तो इनको साहब ने कहा आप ईद की, लेकिन क्योंकि ईद के दिन खुद ही व्यस्त थे, फिर साहब नहीं मिला था, इसलिए ईद का तो महीने दिन तक ईद का त्यौहार चलता है, इसलिए आज ईद मिलन का कार्यक्रम रखा है। अपने सभी शुभचिंतकों को भी बुलाया, माननीय हम लोगों को भी बुलाए हैं। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। बीजेपी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करने वाली पार्टी। हम तो सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, हमने कभी किसी को छोड़कर नहीं काम किया है। देश के मुसलमानों की भी को हमने वोट बैंक की तरह नहीं देखा है। हिंदू और मुसलमान को एक निगाह से देखने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुस्लिम समाज को अलग नजरिए से नहीं देखा है। जो इस मिट्टी से प्यार करेगा, जो देश से प्यार करेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो मादरे वतन जिंदाबाद कहेगा, हम उसको गले लगाते हैं, पलकों पर बैठाते हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। जो लोग आईपीएल की खबरों का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म होता है। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे बीच आ चुके हैं, वो बताएंगे कि आज आईपीएल जगत में क्या कुछ हुआ है। कल रात मुझे लगता है कि आपके लिए शायद बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि आप बहुत बड़ी धोनी की फैन है और कल
चेन्नई सुपर किंग्स को एक और हार का सामना करना पड़ा, वो पंजाब से हार गए थे। और आज जो मुकाबला है वो एक तरफ राजस्थान, एक तरफ है गुजरात टाइटंस। और टॉस जो है वो राजस्थान ने जीता। टॉस जीत के राजस्थान ने फैसला किया है गेंदबाजी करने का। दोनों टीमों को देखें तकरीबन बराबर दिखती है, लेकिन इस वक्त इन फॉर्म टीम जो है वो गुजरात है। और गुजरात के लिए आज अच्छी बात यह है कि उनके कप्तान शुभमन गिल फॉर्म में है। लेकिन एक खिलाड़ी पर मैं बात करना चाहूंगा, वो है जॉस बटलर। जॉस बटलर राजस्थान की ताकत हुआ करते थे। वो साल जहां राजस्थान ने जबरदस्त क्रिकेट खेली और उसमें सबसे बड़े नायक जो थे वो थे जॉस बटलर। जॉस बटलर को रिलीज कर दिया राजस्थान ने। आज वो गुजरात टाइटंस से खेल रहे हैं। और बटलर ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जब राजस्थान ने मुझे छोड़ा, रिलीज किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बड़ी शर्म आई। और आज जॉस बटलर का बल्ला हो सकता है कि उस सस्पेंशन का, उस रिलीज करने का आज वो बदला ले। लेकिन ये मुकाबला इसलिए अहम है क्योंकि पॉइंट्स टैली पर अगर आप नजर डालते हैं तो पॉइंट्स टैली आपको ये बताती है कि गुजरात तो ऊपर है, लेकिन राजस्थान भी 2 लगातार मैच जीत कर आया है। और ये मैच की शुरुआत में ही आपको क्या मिलेगा? इस मैच की शुरुआत में आपको मिलेगा एक तरफ जोफ्रा आर्चर, तेज गेंदबाज जो आग उगल रहे हैं पिछले 2 मुकाबलों में, और उन्हीं के कारण राजस्थान की टीम ने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं। तो एक तरफ जोफ्रा आर्चर 150 मील की रफ्तार से गेंद करेंगे और उनके सामने फिलहाल शुभमन गिल, गुजरात के कप्तान, साई सुदर्शन और उसके बाद जॉस बटलर। तो ये शायद नया बॉल पहले 6 ओवर इस पूरे मुकाबले को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, कल की रात शायद चेन्नई और धोनी के फैंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। और मैं जानता हूं कि नेहा हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स की फैन है, आरसीबी की और चेन्नई की, और धोनी की बहुत बड़ी फैन है। लेकिन इस तरह धोनी को जब आप देखते हैं तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा। मायूसी लेकिन विक्रांत के चेहरे पर देखिए, लगातार जो है अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। लगातार इस सवाल को हम लोग हमेशा उठाते रहे, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, और सोशल मीडिया पे भी या प्रेस रिलीज के जरिए भी बिहार में कितनी कहाँ घटनाएं हुई हैं उसका भी एक बुलेटिन जो है हम जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, अब तो लोगों को पकड़ के बताना पड़ता है, आरती कराना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है। गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन है, और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारी को प्रमोट कर रहे हैं। यही ये सरकार का जो है रह गया है। लेकिन इनके मंत्री कह रहे हैं कि मौलाना की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार, मौलाना की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को। अब हमको इस पे उन पे क्या टिप्पा टिप्पणी करना है? हम तो इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो पहले बोले थे कि भाई जो कानून जो भी है वो असंवैधानिक है। हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, वो किसका विरोध कर रहे हैं कि कुछ भी लें, लेकिन उनके पार्टी में अगर ये सवाल उठ रहा है, हम तो नहीं उठा रहे उनके पार्टी में, हम तो अपना स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी में इतना विरोध हो रहा है, उनको जाके बताए ना भाई। आजकल लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति हो गई है कि डीएम को भी भागना पड़ रहा है और सांसद को भी भागना पड़ रहा है। आपने देखा होगा ना क्या स्थिति बनी हुई है। पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में पैदा हो चुकी है। क्यों भाग रहे हैं मंत्री जी लोग? अब आप बोलिए, देख लीजिए, जनता की बात नहीं सुनेंगे, काम नहीं करेंगे, जनता के साथ लेकिन सबसे पहले जनता से जुड़ी उस खबर को बताना जरूरी है जहां पता चलता है कि नेता सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी को क्या समझते हैं। पटना से सामने आई तस्वीर देखिए, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की संवेदनहीनता सामने आई।
जो फरियादी महिला की समस्या सुनने के लिए रुके तक नहीं, जबकि जेडीयू कार्यालय में मंत्री जी जन सुनवाई कार्यक्रम में ही आए थे। उसी से बाहर निकलते शिक्षा मंत्री से जब फरियादी महिला अपनी बात कहना चाहती है तो गाड़ी में बैठ चुके शिक्षा मंत्री रुके नहीं, गाड़ी चलने लगी, महिला दौड़ती रही, लेकिन पटना में मंत्री की गाड़ी रुकी ही नहीं। हाजीपुर की राधिका कुमारी नाम की महिला है जो शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में आवेदन देना चाहती थी। शिक्षा सर कुछ बोलिए सर। बोलिए बाद में सोचेंगे, क्या सोचेंगे, अभी तक तो 3 महीना से सोच ही रहे हैं। देखिए अभी शिक्षा मंत्री के गाड़ी के पास आप उनके पीछे गई, आपने उनसे आग्रह किया, क्या कुछ कहा आपने? कुछ नहीं बोले कि हम सोचेंगे, अभी हटो। हम कहे कि हम नहीं हटेंगे, हमको लिखित नोटिस चाहिए तो चाहिए। हम बहुत दिन से 3 महीना से बैठे हुए हैं धरना पर, हमको लिखित नोटिस चाहिए तो चाहिए। नहीं सुनाई हो रहा, नहीं सुने, हम पीछा करते दौड़ते हुए आए उनसे मिलने के लिए। तो अंदर से हाथ झटका दिया, क्या कहते हैं आपका? बोले कि हटो, बाद में सोचेंगे। की ऐसी स्थिति हो गई है कि डीएम को भी भागना पड़ रहा है और सांसद को भी भागना पड़ रहा है। आपने देखा होगा ना क्या स्थिति बनी हुई है, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में पैदा हो। जनता से क्यों भाग रहे हैं मंत्री जी लोग? अब आप बोलिए, देख लीजिए, जनता की बात नहीं सुनेंगे, काम नहीं करेंगे, जनता के साथ अन्याय करेंगे। सत्रह साल पहले मुंबई में हुए भयानक आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादी तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। तहव्वुर राणा इस समय भारतीय एजेंसीज की कस्टडी में है। उसे लेकर अमेरिका के लॉस एंजलिस से विशेष विमान उड़ चुका है और इस वक्त उसका विमान बीच आसमान में है। बहुत बड़ी खबर। और रास्ते में एक गुप्त ठिकाने पर ठहराव के बाद विशेष विमान देर रात तक भारत की जमीन पर लैंड भी करने वाला है। भारत आते ही सबसे पहले उसे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उसकी कस्टडी लेकर दिल्ली और फिर मुंबई की 2 गुप्त जेलों में तहव्वुर राणा को रखने का इंतजाम किया जा रहा है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, जहाज उड़ चुका है, कब तक भारत में लैंड कर जाएगा? देखिए, बस जो एजेंसियां उम्मीद कर रही कि समय के मुताबिक देर रात या कल सुबह ये विशेष विमान जो तहव्वुर राणा को लेकर भारत आ रहा है वो पहुंच जाएगा सीधे दिल्ली, जो पालम टेक्निकल एरिया है जहां पर ये उतरेगा। और उसके अलावा जैसा कि इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, हालांकि खुफिया जानकारी बहुत ज़्यादा साझा करना मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह के जो ओवरसीज ऑपरेशन होते हैं राजीव, वो RAW इस तरह के ऑपरेशन करती है। उसमें RAW के पास अपनी एक एयरविंग होती है जिसके जरिए इस तरह के स्पेशल जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी जानकारी के मुताबिक जब अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद पिछले कई दिनों से भारत की अलग अलग जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, क्योंकि अगर हम RAW की बात करें, NIA इसमें एक नोडल एजेंसी है जो इस पूरे ऑपरेशन, इस मामले की जांच छानबीन कर रही है, उसके अधिकारी, तो ऐसे 6 से 7 अधिकारियों की टीम कई दिन से वहाँ मौजूद थी। और उससे जब हरी झंडी के मिलने के बाद आज सीधे उस विशेष विमान से लेकर तहव्वुर राणा को वो लोग भारत रवाना हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर NIA शुरुआती पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया मंजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तहव्वुर राणा आतंकवादी वो भारत आ रहा है और भारत आना आतंकवाद से लड़ाई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब भारत की जांच एजेंसियां अदालत के सामने यह साबित कर पाएंगी कि भारत के खिलाफ इस्लामिक आतंकवाद की जो साजिश रची जा रही है उसका नेटवर्क कैसे पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दुनिया के कौन कौन से देश अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दहशतगर्दी औरंगजेब विवाद में अब शहर के नाम तक की बात पहुंच गई है। शिवसेना कोटे के मंत्री ने औरंगजेब की कब्र वाली जगह का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है।
नाम बदलने का। उन्होंने कहा कि खुल्दाबाद का नाम रत्नपुर किया जाए। AIMIM और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया तो बीजेपी नाम बदलने के पक्ष में आ गई। देखो, खुल्दाबाद का नामकरण होना चाहिए, ये कोई नई मांग नहीं है हमारी। उसका नाम पुराना रत्नपुर है। अंग्रेजों के जमाने में भी वहां जो सेठ सारा वसूल किया जाता था तो वो रत्नपुर के नाम से ही किया जाता था, तो इसलिए वो नाम होना चाहिए। अब कुछ लोगों को औरंगजेब के बारे में प्यार आ रहा है, तो हमें भी तो हमारी संस्कृति जपना चाहिए ना। जो हमने गलतियां की वो सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। दौलताबाद नहीं है, ये देवगिरी है। वहाँ राजाराम देवराय ने राज किया है, उसकी वो विरासत है, तो वो भी चेंज होना चाहिए। तो बात ये, हम नई कुछ मांग कर रहे हैं या तो कुछ नए मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारा है, जो गलतियां हमसे हो गई, वो टाइम औरंगजेब आने के बाद, उसने कब्जा करने के बाद जो नाम चेंज किए, उसको हम अभी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये है कि सबसे पहला अगर चेंज करना है तो गुजरात में क्या तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं? अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? अहमदाबाद का नाम चेंज करने के लिए जाइए, बोलिएगा ये पूरी घटिया फौज जितनी भी है ना, ये नाम बदलने की बात कर रही है। जाइए नरेंद्र मोदी साहब के पास से कि साहब गुजरात के अंदर तुमको अहमद भाई अच्छे लगते हैं क्या? यहाँ पे है तो आपको खुल्दाबाद भी पसंद नहीं आता है, आपको अहमदनगर भी नहीं पसंद आता है, तो यहाँ के अहमद अच्छे लगते हैं आपको, गुजरात के अहमद भाई अच्छे लगते हैं। आपको चेंज करना है तो जाइए अहमदाबाद का नाम चेंज करने की बात करिएगा। संजय सिरसाट ने जो बात कही है वो वहां की जनभावना की बात कही है। खुल्दाबाद की जनभावना क्या बोलती है? वो बोलती है जो सिरसाट जी ने कहा, लेकिन अगर इम्तियाज जलील इस प्रकार से बात करते हैं पिताजी का नाम अगर बदलना, ये इम्तियाज जलील को शोभा देता नहीं है। अपने पिताजी के बारे में, दूसरे के पिताजी के बारे में कुछ आलोचना करना। और मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। बीते 4 दिनों से मध्य प्रदेश के कई शहरों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़ों की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि बुधवार को इसमें आंशिक राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल में बादल छाए हुए हैं। हालांकि गर्मी जो है वो अभी भी महसूस हो रही है, लेकिन तेज धूप आज भोपाल में नहीं है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि मंगलवार को जो अधिकतम तापमान नर्मदापुरम, रतलाम और गुना में 43 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, उससे फिलहाल राहत के कोई आसार आज भी नहीं दिखते हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के 30 जिलों के लिए लू का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त हम भोपाल में मौजूद हैं। भोपाल की तस्वीरों को अगर आप देखें तो यहाँ पे भले ही आपको धूप नहीं दिखेगी आज, लेकिन गर्मी जो है वो अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। सुबह से ही तेज़ गर्मी जो है वो शुरू हो जाती है। हालांकि धूप भले ही नहीं है, लेकिन गर्म हवाएं अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की चेतावनी भी है आज 30 जिलों के लिए, जिसमें अगर देखा जाए तो एक बड़े हिस्से में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर और नीमच के लिए यहाँ पे हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने आज जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल इलाके के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, विंध्य के पन्ना, सतना में, और इसके अलावा अगर बात करें आगर मालवा, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत यानी पूरे मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग में आज ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ येलो अलर्ट लू का जो है वो आज जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जिस तेजी से इस बार मध्य प्रदेश में गर्मी आई है अप्रैल के महीने में ही, इसकी एक बड़ी वजह राजस्थान से आने वाली हवाएं हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का मौसम काफ़ी ज़्यादा शुष्क बना हुआ है और फिलहाल इससे राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी इस बार सिर्फ शुरू ही हुई है अभी अप्रैल में, अभी इसका असली असर दिखना बाकी है। 15 अप्रैल के बाद मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में ज़बरदस्त लू का असर जो है देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त हीट वेव जो है वो भी इस बार मध्य प्रदेश में पड़ने वाली है और मध्य प्रदेश के कई शहरों के पुराने जो गर्मी के रिकॉर्ड हैं वो इस साल टूट सकते हैं, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।